मैंने एक दिन बयान भी दिया था कि अगर 1 घंटे पहले भी टिकट कर देगी भारतीय जनता पार्टी तो हम प्रत्याशी जीतेगा। आप किसी को जिसको बहुत बड़ा सूरमा समझते हो मेरे इस उत्तर प्रदेश में, जिसको बहुत बड़ा सूरमा समझते हो उसको मेरे बगल खड़ा कर दीजिए। शुरुआती दौर में जो ये क्राइम का लब्बा लग गया ना, क्राइम का दबंग, आपको नुकसान झेलना पड़ा। हाँ, नुकसान झेलना पड़ा। दाऊद इब्राहिम के लोगों को मैंने पनाह दिया, ऐसा आरोप लगा। इतना बुरा दौर मैंने नहीं देखा। ये बहुत बुरा समय मेरा गुजरा है। ये आपका अंतिम मतलब नहीं, मैं चुनाव से चुनावी राजनीति से आप संन्यास ले? नहीं, मेरे पास बहुत काम है। योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री हैं हमारे, नेता नहीं है। वो महाराज जी के घोषित शिष्य हैं, हम अघोषित शिष्य हैं। आप एकलव्य हैं। हाँ, तो भैया खून पसीना कमा करके कोई लोन लेकर के मकान बनाया, कोई खेत बेच करके मकान बनाया, कोई जो है अब आप गिरवा दीजिए इसे। तो मैं इस प्रकार से बुलडोजर नीति का विरोधी हूँ। कोर्ट में जाए, कोर्ट अगर कहे गिरवा दीजिए तब कर दीजिए। अब आप नाराज हो गए तो गिरवा देंगे। मतलब आप चाह रहे हैं जो भी प्रक्रिया हो न्यायिक प्रक्रिया हो, और इसका दुरुपयोग हो रहा है, बुलडोजर का दुरुपयोग हो रहा है। किसी सोते को गफलत से जगा देना बगावत है। अगर किसी को सतर्क कर देना खतरे से अगर बगावत है, किसी सोते को गफलत से जगा देना बगावत है, किसी कमज़ोर के हक को दिला देना बगावत है। अगर सच्चाइयों का गीत गाना ही बगावत है तो हम भी एक बागी हैं, मेरा मजा बगावत है। नमस्कार, लाइव हिंदुस्तान में आपका स्वागत है। हमारे साथ हैं कैसरगंज के मौजूदा सांसद और मौजूदा भाजपा प्रत्याशी के पिताजी बृजभूषण शरण सिंह जी। हम उनसे बात करेंगे कि क्षेत्र की आबो हवा कैसी है, अवध को लेकर भाजपा की क्या संभावनाएं हैं, प्रत्याशियों को वो कैसे मात देंगे, और उन तमाम मुद्दों पर उनसे बात करेंगे। सर, बहुत लेट आपके पुत्र प्रत्याशी घोषित हुए, पार्टी में बहुत जद्दोजहद चल रही थी, आप प्रत्याशी होंगे या आपके परिवार से कोई होगा, कैसी मतलब लेट प्रत्याशी घोषित होने से कोई असर पड़ रहा है क्या चुनाव प्रचार पे या माहौल पे? देखिए, आमतौर पर ये देखा जाता है कि चुनाव आते हैं, जैसे आज भी कई क्षेत्रों में लोग बोर्ड लगा देते हैं कि कृपया आप हमारे गांव में ना घुसें, और कहते हैं कि आप अभी तक कहाँ थे। तो कैसरगंज लोकसभा में हम 5 साल, हम सन 1991 में पहली बार सांसद बने थे। गोंडा सीट थी तब? हाँ, गोंडा। और तब मैंने तय किया था कि सत्र टाइम पर सप्ताह में 2 दिन, यानी लोकसभा शनिवार और इतवार को बंद रहती है, तो इसलिए पूरा समय क्षेत्र की जनता के लिए और क्षेत्र की समस्या के लिए पूरा समय, वो क्रम अभी भी चल रहा है। और इस नाते जनता से बराबर हमारा संपर्क बना रहता है, मिलना जुलना बना रहता है। और मैं इस बात का मुझे फ़ख्र है कि मैं एक एक गांव की समस्याएं, एक एक गली, एक एक कूचा सब जानता हूं। और दूसरा, मैं सुख में भले ना पहुंच पाऊं लेकिन दुख में ज़रूर पहुंचता हूं। और यही नहीं कि यहीं पहुंचता हूं, आसपास के 5, 7, 8, 10 ज़िले हैं। जब कोई प्रमुख घटना घटती है, किसी प्रमुख आदमी का देहांत होता है या कोई घटना घटती है, तो मैं ज़रूर चाहे 4 दिन बाद जाऊं लेकिन मैं जाता ज़रूर हूँ। तो इसके नाते मुझे कोई कठिनाई नहीं हुई। और मैंने एक दिन बयान भी दिया था कि अगर 1 घंटे पहले भी टिकट कर देगी भारतीय जनता पार्टी तो हम प्रत्याशी जीतेगा। वह पो ज़रूर था, लेकिन इतने हैंड हैं, इतने लोग हैं कि आज 20 दिन के अंदर, अभी 20 दिन भी नहीं पूरा हुआ और चुनाव खड़ा हो गया। नहीं, 4 तारीख को पर्चा दाखिला है, हुआ है, उम्मीदवार घोषित 2 तारीख। हाँ, 2 तारीख को उम्मीदवार घोषित हुआ, 3 को तैयारी हुई, 4 को पर्चा हुआ, 5-6 वापसी हुई, 10 दिन के अंदर चुनाव खड़ा हो गया। सर, देखा जाता है कि जब कोई सांसद या कोई पार्टी लंबे समय तक सत्ता में रहती है तो एंटी इनकम्बेंसी होती है। जी। लेकिन हम आए सुबह 7 बजे, आपने समय दे रखा तो सुबह 7 बजे पहुँचे। हम 1.5 महीने से उत्तर प्रदेश के अलग अलग लोकसभा सीटों पर जा रहे हैं। राजनीतिक शास्त्र के जो स्टूडेंट्स हैं, पॉलिटिकल साइंस के जो स्टूडेंट हैं, वो समझना चाहते हैं कि बृजभूषण शरण सिंह ने ऐसा क्या जादू किया है या ऐसा क्या प्रभाव रखा है, विरोधियों के शब्दों में कहें तो क्या ऐसा उन्होंने दबदबा बना के रखा है कि सुबह 7 बजे जो स्थिति हमें रोड शो में दिखाई पड़ती है वो आपके आवास पर दिखाई पड़ रही है। तो एक लंबा समय, लेकिन एंटी इनकम्बेंसी, आप दावा भी करें बड़ी मार्जिन होगी। ये रोज का नहीं है, ये चीज़ एक रोज में नहीं तैयार होती है।
आपका पूरा 5 साल या आपका पीछे 10 साल, 20 साल, 15 साल, 25 साल, 30 साल तक का लोग रिकॉर्ड रखते हैं कि आप कैसे दरवाजे पर मिलते हैं, कैसे सम्मान करते हैं, कैसे बात करते हैं। ये सब जुड़ करके तब चीज़ें निकल करके आती हैं। और 40 साल हो गया, 40 साल हो गया इस दरवाजे से कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो आया हो और जो एक गिलास पानी और या एक मिठाई उसके आगे ना आई हो। पहले पानी और मिठाई जो स्वागत का परंपरा हमारे यहाँ, हमारे जो अवध का कल्चर है, हमारे यहाँ पहले आदमी आता है तो पहले कुछ मीठा आता है, चाहे वो मीठा गुड़ हो या मिठाई हो, कुछ मीठा आएगा तब पानी आएगा। यही हमारे यहाँ स्वागत की परंपरा है। चाहे जितनी संख्या हो और चाहे जितने लोग आवें इस दरवाजे पर। और 2 प्रकार का गिलास नहीं है, 2 प्रकार की बैठने की व्यवस्था नहीं है, 2 प्रकार की बात नहीं है। आपसे भी यही मिल रहे हैं और गांव वालों से भी यही मिलेंगे। ये 4-5 छप्पर के हमने बना रखे हैं। ड्राइंग रूम में हम मिलते नहीं, क्योंकि ड्राइंग रूम में गरीब आदमी जब घुसेगा तो 4 बार अपने जूते को देखेगा, अपने पैर को देखेगा। यहाँ ना जूता देखना है ना कपड़ा देखना है। तो ये एक चीज़ एक दिन में नहीं तैयार होती है। और सबसे बड़ी जो एक आपने कहा कि इनकम्बेंसी जो होती है वो ना मिलने का कारण होती है। अच्छा, एक आप भी मान रहे हैं कि पार्टी में भी ऊहापोह था आपको टिकट दिया जाए या आपके परिवार के किसी को लेकर, तो ये सूचना आपको किसने दी कि आपको शायद इस बार टिकट हम ना दे पाएंगे? नहीं, हमको तो हम तो मुतमईन थे कि टिकट हमको मिलेगा। हाँ, इसीलिए कहना तो हाँ, किसी ने टिकट तो हमको सूचना दी। मिलेगा। हाँ, या जैसे हवाएं आती थी हमारे परिवार को मिलेगा। हाँ, तो हमारे किसी नेता का फ़ोन आया और उन्होंने पूछा विभूषण जी क्या करना है। हमने कहा जो आपकी इच्छा। तो कहा कि अगर आपको विधानसभा लड़ना हो तो आपके बड़े बेटे को टिकट दे दिया जाए, आप विधानसभा लड़ लीजिएगा। हमने कहा विधानसभा मुझे नहीं लड़ना है। तो उन्होंने कहा छोटे को दे दिया जाए। हमने कहा छोटे को, उन्होंने नाम लिया, हमने कहा दे दीजिए। बस इतनी बात हुई। अच्छा, नेता का नाम आप नहीं बता? नहीं, ऐसे ये सब चीज़ें। अच्छा, आप अभी बात कर रहे थे, कह रहे थे कि बहुत मतलब जब हम इंटरव्यू शुरू कर रहे थे उससे पहले आप बात कर रहे थे कि मुझे इतना मिला है। आप 6 बार के सांसद हैं, आपकी पत्नी 5 साल सांसद रही 96 में जब आप टाटा केस में अंदर गए। इतना मिला है कि अब बहुत कम लोगों को इस देश में मिला होगा, पर फिर भी कुछ मलाल तो रहा होगा ना कि ये नहीं मिला। नहीं, देखिए सब सम्मान, आप किसी को जिसको बहुत बड़ा सूरमा समझते हो मेरे इस उत्तर प्रदेश में, जिसको बहुत बड़ा सूरमा समझते हो उसको मेरे बगल खड़ा कर दीजिए किसी जंगल में। 1 किलोमीटर जंगल में उसको खड़ा कर दीजिए और जंगल में मुझे एक जगह खड़ा कर दीजिए और देखिए कि आदमी किसके पास पहुंचते हैं 10 मिनट के अंदर। जमीन से जुड़े हैं आप। ये बहुत बड़े सूरमा को किसी जंगल में छोड़ दीजिए और उसी जंगल में मुझे छोड़ दीजिए। 10 मिनट के बाद आकर के गिन लीजिए कई आदमी उसके साथ हैं, कई आदमी मेरे साथ हैं। लोगों से कनेक्ट करने की जो आप कह रहे हैं कि मेरे पास अद्भुत कला है। अद्भुत कला नहीं, सेवा है। सर, आप लंबे समय सांसद रहे, बड़े मार्जिन से चुनाव जीतते आ रहे हैं, लेकिन 2014-2019 में आपकी पार्टी की सरकार रही। तो क्या मंत्रिमंडल में आपको नहीं लगता नहीं। और आपका रसूख जो है पूर्वांचल, देखिए मैं 6 बार भारतीय जनता पार्टी ने मतलब मैं सांसद बना। एक बार मेरी पत्नी पत्नी सांसद बनी, बेटा विधायक, फिर हमारे बेटे को। ये शुरुआती दौर में जो ये क्राइम का लब्भा लग गया ना, क्राइम का, दबंग माफिया, तो क्या समझते हैं इसका असर नहीं पड़ा? आपको नुकसान झेलना पड़ा? हाँ, नुकसान झेलना पड़ा, लेकिन मुझे कभी इस बात की परवाह नहीं रही। ये सुनने के बाद भी पार्टी मुझे टिकट देती रही। अब जैसे इस बार इस केस को लेकर के हवाला दे रहे हैं, पहले कहते थे इनके ऊपर इतने केस चल रहे हैं, ये हिस्ट्री सीटर हैं, ये माफिया हैं, ये डॉन हैं। देखिए भारतीय जनता पार्टी टिकट दे रही है, तो भारतीय जनता पार्टी ने तो कभी किसी स्थिति मुझको छोड़ा नहीं। सुनने के बाद भी दाऊद इब्राहिम के लोगों को मैंने पनाह दिया, ऐसा आरोप लगा और मेरी पत्नी को टिकट दिया। तो हम पार्टी कैसे मान लें कि पार्टी हमारे साथ खड़ी नहीं रही, पार्टी हमारे साथ न्याय नहीं की। और मंत्रिमंडल जो बनता है ये प्रधानमंत्री का विवेक होता है और
अब हमारे उत्तर प्रदेश से जैसे राजनाथ सिंह आ जाते हैं, वो हम लोगों के नेता हैं। अब जनरल बीके सिंह आ गए। तो जैसे जब कैबिनेट बनती है तो उसमें सारे क्षेत्रों को देखना पड़ता है, फिर जातियों का भी समायोजन होता है, फिर कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनको लेना ही लेना है, जो अपने अपने विभाग के एक्सपर्ट होते हैं। और मैं अपने इस छप्पर के नीचे बैठ करके आपसे ईमानदारी पूर्वक कह रहा हूँ, मैंने जीवन में किसी से नहीं कहा कि मुझे मंत्री बना दीजिए। सर, अभी हमसे कुछ देर बातचीत पहले आप पॉलिटिकल षड्यंत्रों की बात कर रहे थे कि आप पॉलिटिकल इस तरह के ढेर सारे षड्यंत्र आपके खिलाफ रचे गए, और जब जब आप खिलाफ इस तरह के षड्यंत्र होते हैं आप और ज़्यादा निखर कर मजबूत होकर निकलते हैं और मजबूत। इस बार भी कुछ इसी तरह का पिछला 1-1.5 साल आपका और आपके परिवार के लिए काफ़ी कठिन समय रहा है। जिस तरह से आपकी जो एक वर्चस्व है, जो रसूख है, उसको चोट पहुँचाने की कोशिश की गई। किस तरह से देखते हैं पिछले 1.5 साल को और अब फिर चुनाव को? इतना बुरा दौर मैंने नहीं देखा है। हम 6 भाई थे, 5 भाई हमारे नहीं हैं, हमारा एक बेटा भी नहीं है, और सारी घटनाएं हमने अपनी आँखों से देखा है। हमारा घर गिराया गया, हमने अपनी आँखों से देखा है। हमारा जहाँ आप बैठे हैं यहाँ खनगा हुआ था करता था, गिराया गया 64 में, मैंने उसको देखा है। लेकिन इतना बुरा दौर मैंने सोचा नहीं था। ये बहुत बुरा समय मेरा गुजरा है, और इस बात को लेकर के एकदम निर्दोष, कहीं मतलब इतना नहीं, टोटल षड्यंत्र। लेकिन चलिए, भगवान उनका भला करेंगे। आप षड्यंत्र की बात कर रहे हैं। रेसलिंग दीपेंद्र हुड्डा का आपने खुलकर नाम लिया, एक उद्योगपति का भी इशारों में नाम लिया। हाँ, है क्या? तो नाम लेने का डर थोड़े। हाँ, नहीं, वो सब जानते हैं कि आप डरते नहीं हैं किसी से, लेकिन वो उद्योगपति आपकी पार्टी में ही आ गए और हरियाणा में उम्मीदवार भी हैं। नहीं, वो नहीं है, आप गलत समझ रहे हैं। वो नहीं है। तो थोड़ा बताना चाहेंगे? नहीं, बस वो नहीं है। पूरी साजिश के आप जिनकी बात कर रहे हैं नवीन जिंदल की, नवीन जिंदल नहीं है। नवीन जिंदल हमारे मित्र हैं। अच्छा, नवीन जिंदल आपके मित्र हैं। अभी हाल में आपका बयान आया, जब हम अभी आ रहे थे तो आपके कुछ समर्थकों से भी बात हो रही थी, तो वो कह रहे थे कि नेताजी ऊपर से बहुत कठोर दिखते हैं, अंदर से नारियल की तरह हैं। आप अक्सर अपने बयान को लेकर सुर्खियों में हो जाते हैं। 2 दिन पहले आपने कह दिया कि अब तो मैं और छुट्टा सांड हो गया हूँ, या फिर अभी आपने फिर कह दिया कि कांग्रेस से मुझे ऑफर था टिकट का। तो क्या इस तरह के बयान जब आप देते हैं तो बाद में आपको ये लगता है कि इन बयानों से आपको नुकसान होता है? देखिए, हम देते नहीं, आप लोग लेते हैं। हम देते कहाँ हैं? आप लेते हैं। अब हम सच्चाई बोल देते हैं, हमारा कोई नुकसान नहीं हो रहा। हम कोई गलत बयान नहीं। देखिए, झूठ बोलने मुझे बहुत तकलीफ होती है। सब लोग जानते हैं। हम 2 चीज़, एक तो मैं कोशिश करता हूँ झूठ ना बोलूँ, किसी की जान बचाना हो तो शायद बोल दूँ, और दूसरा मैं समय का बहुत पाबंद हूँ। हमारे कुछ असूल हैं। तो लेकिन जो सच्ची बात रहती है उसको मैं बोल देता हूँ। इसी कारण मुझे कुछ दिक्कतें भी आती हैं। हमें वही कह रहा था कि कभी लेकिन किसी सोते को, मैं अक्सर बोला करता हूँ, किसी सोते को गफलत से, कोई आदमी सो रहा है और उसको कोई मार देना चाहता है और बेचारा सो रहा है, तो किसी सोते को गफलत से जगा देना बगावत है। अगर किसी को सतर्क कर देना खतरे से अगर बगावत है, किसी सोते को गफलत से जगा देना बगावत है, किसी कमज़ोर के हक को दिला देना बगावत है, अगर सच्चाइयों का गीत गाना ही बगावत है तो हम भी एक बागी हैं, मेरा मज़ा बगावत है। सर, हम पूरे उत्तर प्रदेश में 1.5-2 महीने से घूम रहे हैं, और इस दौरान हमने देखा है कि मोदी एक फैक्टर है चुनावों में, दूसरा फैक्टर हर लोकसभा सीट पर जातीय समीकरण है। यहाँ गोंडा और कैसरगंज की अगर हम खास तौर पर बात करें तो आपके अपोनेंट्स जो विरोधी हैं वो लगातार जातीय समीकरण और उस तरह के सिनेरियो बनाने की कोशिश करें, उसको किस तरह से और कितना बड़ा चैलेंज आप देखते हैं? आप 4 जून को देख लीजिएगा। ये मैं जिस समाज से आता हूँ 5वें नंबर का वोट हूँ, या आप कह सकते हैं कि पूरे देवीपाटन मंडल में जो जातिगत संख्या देखेंगे तो हम 5वें नंबर पर हैं। और 6 बार हम सांसद बने, 1 बार हमारी पत्नी सांसद बनी, और इस बार भी आप देखेंगे ये जो बनाया जा रहा है ये सब ध्वस्त हो जाएगा। नेताजी, एक सवाल आपसे है कि जैसे इस बार आपने एक नारा दिया है, क से कमल, क से कैसरगंज और क से करण भूषण से, तो क्या लगता है ये जो ट्रम्प आपने किया है ये आपके दबदबे को और रसूख को बरकरार रखने?
यार दबदबा लेकर के आप लोग हर बार दबदबा लेकर के आते हैं। अरे दबदबा आप ही का डायलॉग दबदबा था। अरे है और हमारा इसमें तो गाने बन गए हैं। चलिए बन गए तो ठीक है, उसको पेटेंट करा लीजिए हमारे नाम से। हाँ, अभी जैकी श्रॉफ गए हैं, भीरू बोल के हाँ। उनकी मिमिक्री करते हैं, अमिताभ बच्चन भी गए थे, तो आपको भी इस डायलॉग पे ना, नहीं तो पता चला किसी वेब सीरीज में इस्तेमाल हो जाएगा। हाँ, उसके नाम पिक्चर बनेगी, पक्का जाने रहो। हाँ। एक चीज़ और 24 के बाद अगर 19 में फिर पार्टी कहती है कि आपको टिकट लड़ना है चुनाव, 24 के बाद 19 में 29 में अगर आपको पार्टी एक बार फिर कहती है, निर्देश देती है कि जाइए कैसरगंज, आपके लिए सभी बलरामपुर या किसी भी लोकसभा सीट से कहे कि नहीं चुनाव लड़ना है, नहीं चुनाव हम माने कि अब नहीं चुनाव, ये आपका अंतिम मतलब नहीं मैं चुनाव से हट रहा हूँ। चुनावी राजनीति से अब आप संन्यास ले? नहीं मैं, मेरे पास बहुत काम है। बहुत कम। अच्छा, एक सवाल अंत में बता दीजिए, आपकी पार्टी परिवारवाद का बहुत विरोध करती है। मोदी जी खुद बोलते हैं आपके बेटे विधायक हैं, आपके पुत्र को अब 2 पुत्र हैं, दूसरा पुत्र अब सांसद बनने जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इसको लेकर आप दबाव महसूस करते होंगे? नहीं देखिए, काबिलियत है। आप बताइए उस व्यक्ति का नाम बताइए कि जिसने कैसरगंज लोकसभा से टिकट मांगा हो, कोई नाम बताइए। भारतीय जनता पार्टी में किसी ऐसे व्यक्ति का नाम बताइए जिसने कैसरगंज लोकसभा से टिकट मांगा हो। नंबर 1। हाँ। नहीं मांगा। हाँ। पिछली बार राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा जी ने मुझे खुद इस बात के लिए धन्यवाद दिए थे, पिछली बार 19 की बात कर रहा हूँ, कि एक भी एप्लीकेशन कैसरगंज लोकसभा से नहीं गई थी। विरोधी इसके लिए आपके दबदबे को श्रेय देते हैं, कहते जो करना हो ठीक है, तो ये डर के मारे इतनी भीड़ लगी है सब। नहीं, जनता में आप लोकप्रिय हैं, तो जनता में लोकप्रिय भी हैं और बदमाश भी हैं। नहीं, आपका प्रतिद्वंदी कोई नहीं बनना चाहता है। चलिए जो लगा निकालिए, मतलब नहीं, एक अभी कुछ दिन पहले एक इंटरव्यू था, उसमें आपने कहा, उन्होंने कहा, इंटरव्यू करने वाले ने पूछा कि आपके नेता कौन है, आपने कहा मोदी जी मेरे। अब देखिए फिर वही आ रहे हैं आप घूम करके। हमने कहा ना, हम कहते नहीं, आप लोग कहलवाते हैं। चलिए ठीक है, आप असहज है तो नहीं, असहज नहीं है, पूछिए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आप लोग कहलवाते हैं। तो ये उसके पीछे क्या मंशा थी, क्यों आप जो? देखिए, योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री हैं हमारे। हाँ, नेता नहीं है, मुख्यमंत्री हैं हमारे। उनके गुरुजी जितना आदित्यनाथ जी को मानते थे, उससे कम हमको नहीं मानते थे। और मैं आदित्यनाथ जी से उम्र में बड़ा हूँ जी। हम दोनों बचपन के दोस्त हैं। वो महाराज जी के घोषित शिष्य हैं, हम अघोषित शिष्य हैं। आप एकलव्य हैं। हाँ, मैं अघोषित शिष्य हूँ। और हम लोग दोनों लोग बचपन में खेले खाए हैं, एक साथ स्विमिंग किए हैं, एक साथ एक्सरसाइज किए हैं, तो वो हमारे मित्र हो सकते हैं, मुख्यमंत्री हैं, नेता नहीं। अब नेता तो भाई उनके गुरुजी हमारे नेता थे। अच्छा, बुलडोजर को लेकर आपका बयान बड़ा सुर्खियों में रहता है। देखिए बुलडोजर को इस मामले में देखिए, बुलडोजर को भी आप लोगों ने या जिसने भी प्रचारित किया, देखिए बुलडोजर नीति का मैंने किसी संदर्भ में कहा था कि मैं विरोधी हूँ। जैसे आज अमूमन कोई अधिकारी नाराज हो जाता है तो कह देता है कि हम तुम्हारा घर गिरवा देंगे। अब जैसे हमारा गोंडा शहर नजूल पर बसा हुआ है, आपका पूरा आगरा नजूल पर बसा हुआ है। अब जा कर के अधिकारियों से पूछिए कि गोंडा चौराहे पर क्यों बुलडोजर चलवा दिए। जब आप नजूल की ज़मीन है तो या तो आपका पट्टा होगा तब आपने मकान बनाया होगा, या पट्टेदार से आपने बैनामा लिया होगा तो मकान बनाया होगा। अब आज 15 साल से 10 साल से रिन्यूअल नहीं हो रहा है, तो अब सब अवैध हो गया, तो सब अवैध होगा तो गिरवा दीजिए, तो उनको मौका दीजिए, कोर्ट में जाएं, कोर्ट अगर कहे गिरवा दीजिए तब कर दीजिए। अब आप नाराज हो गए तो गिरवा देंगे। मतलब आप चाह रहे हैं जो भी प्रक्रिया हो, न्यायिक प्रक्रिया हो, और इसका दुरुपयोग हो रहा है, बुलडोजर का दुरुपयोग हो रहा है। कोई इतना आताताई हो जिसने नाजायज बना रखा हो। और मैं आपके माध्यम से ये जानना चाहता हूँ कि जब ये बन रहा था तब कहाँ थे आप? जैसे कोई घर बना, कोर्ट भी ये सवाल अक्सर सरकार से नहीं, मैं घर बना, अब जैसे कई बार जिला की बैठकों में हर बार निगरानी समिति की बैठक होती है, मैं हर बार सवाल करता हूँ, PWD के किनारे इंक्रोचमेंट हो रहा है, लोग बना रहे हैं, तो मैं PWD से ये पूछना चाहता हूँ कि कोई मानक है आपका कि लिखा हो सड़क पर कि इतनी दूर पर आप बनाइए, कहीं बता दीजिए, कोई बोर्ड हो कहीं। और बनाते समय आप रोकते नहीं,
और जब समय आप उगाही कर देते हैं। बनाते समय आप रोकते नहीं, देख रहे हैं बन रहा है, बोलते नहीं है, और बाद में 10 साल बाद 20 साल बाद उसको गिरवा देते हैं। तो एक तो मेरा सुझाव है कि एक चाहे गांव की रोड हो, चाहे NH हो, NH पर खैर बड़ी सड़कों पर तो हो गया, स्पष्ट कम से कम बोर्ड होना चाहिए कि कोई आदमी नया मकान बनाओ तो कितना दूर छोड़कर बनाओ। अब आप व्यवस्था करेंगे नहीं, बन रहा है आप बोलेंगे नहीं, हम लोग कहते हैं तब भी आप नहीं करेंगे और बाद में उसको गिरवा देंगे। तो भैया खून पसीना कमा करके कोई लोन ले करके मकान बनाया, कोई खेत बेच करके मकान बनाया, कोई जो है अब आप गिरवा दीजिए इसे। तो मैं इस प्रकार से बुलडोजर नीति का विरोधी हूँ। चलिए बृजभूषण सर जी, शुक्रिया आपका, आपने हमसे बात की, सभी मुद्दों पर खुलकर अपनी राय रखी। हम इसी तरह अलग अलग लोकसभा क्षेत्रों में जाते रहेंगे, प्रत्याशियों से आपके हिस्से का सवाल पूछते रहेंगे, पब्लिक की राय आप तक पहुंचाते रहेंगे। आप बने रहिए लाइव हिंदुस्तान के साथ।